अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मैनेजिंग रिसीवेबल्स। मैनेजिंग रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि हमने अपने रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट करनी है। हमने उधार पर चीज़ें बेची हैं और अब हमने क्या करना है, टाइमली पैसे रिकवर करने हैं अपने कस्टमर से। Finding the least costly balance between inciting customers whose use of credit entails considerable cost and refusing opportunities for profitable sales. फाइंडिंग द लीस्ट कॉस्टली बैलेंस, हम एक ऐसा बैलेंस चाहते हैं, लीस्ट कॉस्टली जब से सबसे कम खर्चा है, between inciting customers whose use of credit entails considerable cost and refuse कर देंगे opportunities for the profitable sales। कॉस्ट क्या क्या आती है? इनिशियल क्रेडिट चेक्स, कि आपको सबसे पहले तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करनी है। उस क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करने के ऊपर आपका खर्चा आ सकता है। इसके अलावा आपकी क्या कॉस्ट आ सकती है जी? इसके अलावा आएगा एडमिनिस्ट्रिंग दी रिसीवेबल्स लेजर। अब आपने जब उधार पे चीजें की हैं, बेची हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में जिन लोगों को हायर करेंगे उनको सैलरीज और बेनिफिट्स देंगे, तो हमें रिसीवेबल्स लेजर की एडमिनिस्ट्रेशन करने की कॉस्ट होगी। और फिर ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे कस्टमर ऑन टाइम पेमेंट कर देंगे, तो पोस्टपोनमेंट हो जाएगी हमारे पेमेंट की, तो हमारा कैश हमें लेट रिसीव होगा। क्रेडिट टाइम पीरियड एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में होता है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद पेमेंट ही ना करें, या पूरी पेमेंट ना कर सकें, 70-80% पे कर दें, 90% पे कर दें, आखिरी 10% पे ही ना करें, या पे ना कर सकें, तो बैड डेट्स भी होंगे। तो जब आप उधार पे बेचेंगे तो आपको ये कुछ कॉस्ट भी बियर करना पड़ेंगी। आगे क्या आता है जी, कि जब आप उधार पे बेचना चाहते हैं, रिसीवर्स मैनेजमेंट में जाते हैं, तो एज्यूम दैट क्रेडिट इज गोइंग टू बी ऑफर्ड इन प्रिंसिपल। अ ट्रेड रिसीवेबल पॉलिसी देन हैज थ्री पार्ट। फिर अब आप एक ट्रेड रिसीवेबल पॉलिसी बनाएंगे। पहले तो क्रेडिट एनालिसिस करेंगे, जो मैंने कहा कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना है। आपने उसकी क्रेडिट रेटिंग देखनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, उसके रेफरेंसेस देखने हैं, और आपने ये देखना है कि भाई इसको कितना टाइम पीरियड और उसको कितनी अमाउंट देनी चाहिए। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है और क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू टाइमली रिकवर करने की कोशिश करनी है, और बैड डेट्स को मिनिमम लेवल पे रखना है। आइडियली तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होता, मिनिमम लेवल पे रखना है। रिसीवेबल्स कलेक्शन जो है वो टाइमली होनी चाहिए। अब क्रेडिट एनालिसिस, जैसे हमने कहा कि हम क्या करेंगे, नए कस्टमर की क्रेडिट वर्दनेस चेक करेंगे, स्टैब्लिश करनी है क्रेडिट लिमिट फॉर ईच पीरियड। सिर्फ क्रेडिट लिमिट ही नहीं, बल्कि हमने क्रेडिट डेज भी स्टैब्लिश करने हैं। मे भी पॉसिबल किसी पुराने कस्टमर को हम 2 महीने भी देते हो, और नए को हम कहें कि आपको भी हम सिर्फ जो है वो 1 हफ्ते का टाइम देंगे इनिशियली। इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूजफुल इंक्लूड लास्ट 3 years फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली स्टॉक मार्केट से मिल जाएगी। क्रेडिट रेफरेंसेस, इजीली क्रेडिट रेफरेंसेस आप उसके ले लेंगे मार्केट से। ट्रेड रेफरेंसेस, मार्केट में और लोगों के साथ काम कर रहा है उसके रेफरेंसेस ले लेंगे। और क्रेडिट रेफरेंसेस में ही बेसिकली आप उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक कर रहे होंगे कि उसकी क्या क्रेडिट रेटिंग है, या वो कितना टाइमली जो है वो अपनी लाइबिलिटीज को सेटल डाउन करता है। इसके बाद आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में आएगी इंश्योर दैट द टर्म्स अंडर व्हिच क्रेडिट वाज ग्रांटेड एज फॉलोड। मेथड्स इंक्लूड्स प्रिवेंट ऑर्डर्स दैट वुड एक्सीड क्रेडिट लिमिट। हमने अपने ऑर्डर्स प्रिवेंट करने हैं जो कि हमारी क्रेडिट लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं। एग्रीड रिसीवेबल्स एनालिसिस, एज रिसीवेबल्स एनालिसिस। एज रिसीवेबल्स एनालिसिस का मतलब है कि कितने लोग हैं जो कि 30 से 45 दिनों में पे करते हैं, कितने परसेंट 45 से 60 दिनों में पे करते हैं, कितने परसेंट 60 से
सपोज 75 दिनों में पे करते हैं, और कितने परसेंट 75 से 90 डेज में पे करते हैं, ये एज्ड एनालिसिस है। रेगुलर स्टेटमेंट्स, रेगुलर बेसिस पर हम अपनी स्टेटमेंट्स को अपडेट करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम भी हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, और रेगुलर रिमाइंडर्स भी देंगे अपने रिसीवेबल्स को, और उनके साथ स्टेटमेंट्स को अपडेट करके टैली करेंगे, ताकि किसी किस्म का भी कोई डिफरेंस ना आए। जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में शो हो रही है अमाउंट, वही अमाउंट उनके पास अकाउंट पेएबल्स में शो हो रही हो हमारे रेफरेंस से। फॉलो अप विद द स्लो पेयर, जो लोग पेमेंट कम करते हैं, नहीं करते हैं या लेट करते हैं, उनको रेगुलरली फॉलो अप करना है। और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करें कस्टमर्स को, ताकि वो आपको जल्दी पैसे दें और आपकी लिक्विडिटी और बेहतर हो सकती हो। रिसीवेबल्स कलेक्शन आता है जी। रिसीवेबल्स कलेक्शन में क्या आएगा? कैश रिसीव नीड्स टू बी बैंक क्विकली। ये एक प्रैक्टिस इसलिए भी करनी चाहिए, अगर आप कैश का भी बिजनेस करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कितना कैश आपके पास आया है। इफ पेमेंट इज नॉट मेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय क्रेडिट ट्रांसफर, ताकि आपके पास, और कोशिश करें कि अपनी पेमेंट्स भी बैंक अकाउंट के थ्रू करें, ताकि आपके बैंक स्टेटमेंट से आपको एक पूरी पिक्चर मिल जाए कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। मेथड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक, encourage इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड डायरेक्ट डेबिट्स। अगर तो ये हो सकता है कि सारे जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको डायरेक्टली पे कर दें अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट को यूज करके, और आप भी खर्चे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही करें। कंसिडर व्हाट एक्शन टू टेक अबाउट स्लो पेयर्स एंड बैड डेट्स। अब स्लो पेयर्स को कैसे मजबूर किया जाए कि टाइमली पे करें, और बैड डेट्स कैसे कंट्रोल करने हैं। और या फिर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनसे बिजनेस ही नहीं करना, उनको कह दें कि भाई हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, पिछली पेमेंट हमारी आप क्लियर कर दें, इसके बाद हम बिजनेस नहीं करेंगे। अगर हम आपके साथ बिजनेस करेंगे तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैश टर्म्स पे बिजनेस होगा। प्रॉम्प्ट इनवाइसिंग, जैसे ही आप चीजें डिलीवर करते हैं अपने क्रेडिट कस्टमर्स को, तो उसके साथ ही उन्हें बिल भेजें, एक्नॉलेजमेंट करवाएं कि उन्होंने इनवॉइस रिसीव कर ली है। ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स दैट माइट बी प्रिवेंटिंग पेमेंट। अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट आ गया है किसी कस्टमर के साथ, कोई अमाउंट या बैलेंस का या गुड्स रिटर्न की वजह से किसी किस्म का, तो उसको इमीडिएटली सेटल डाउन करें, और अगले ऑर्डर के रिसीव होने या यूनिट्स के इशू होने से पहले पहले पिछले सारे अमाउंट की सेटलमेंट करने, या कहीं पर डिस्प्यूट है तो उसे सेटल करने, सो दैट कि वो फ्यूचर में अराइज ना हो या फ्यूचर की किसी ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। अब आता है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ अ डिस्काउंट। कस्टमर टेक्स 3 months credit, we are considering offering a discount of 3 months for payment within 1 month। हम उसे कह रहे हैं कि 3 महीने की जगह 1 महीने में दे दो पैसे, और हमसे 3% डिस्काउंट ले लो। सेल्स एट $12 million का, ये बात याद रखें कि डिस्काउंट हमेशा सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वी आर पेइंग ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10-20% पर एनम। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट इसीलिए बताया हुआ है कि हमारे पास कोई भी कैश नहीं होता, हम डिस्काउंट रिसीव करना चाहते हो या डिस्काउंट का बेनिफिट कस्टमर को देना चाहते हो, दोनों सूरतों में इसको फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट करेगा। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। बेशक आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट ले रहे हो या आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट का बेनिफिट दे रहे हैं। Calculate the effective percentage cost per annum of the discount, and should we offer the discount or not। अब इसका सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन कहता है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैश रेज्ड 3/97 का मतलब क्या हुआ कि जब आपने 100 में से 3% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 3% रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को, तो ये आपके पास आ गया 97। 3% डिस्काउंट हो गया, रिमेनिंग 97 आपको मिलेगा ओवर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब क्या हुआ कि पहले आप 3 महीने का टाइम देते थे, अब आप उसे कह रहे हैं कि 1 महीने में पेमेंट कर दो तो 2 महीने कम हो जाएंगे।
2 महीने कम करने की आप 3% की डिस्काउंट की कॉस्ट लेने के लिए तैयार हैं। और साल होता है 12 महीने का डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 टाइम्स ये एक्सरसाइज अराइज होगी। 6 टाइम्स आप 3% डिस्काउंट देंगे और 97% ऑफ द रिसीवेबल्स रिसीव करेंगे। तो 3/97 इंटू 6 टाइम्स कर लें या इंटू 12/2 कर लें, 18.6% आप डिस्काउंट जो है वो देंगे अपने कस्टमर को। If the overdraft rate is 20%, then it is worth offering the discount, क्योंकि डिस्काउंट की कॉस्ट कम है। अब जब आपने रिसीवेबल्स कम किए तो रिसीवेबल्स कहाँ से फाइनेंस हो रहे थे? बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस हो रहे थे। उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट दे रहे थे। रिसीवेबल्स का टाइम पीरियड कम करेंगे तो रिसीवेबल्स भी कम हो जाएंगे। जब रिसीवेबल्स कम हुए और उनका टाइम पीरियड कम किया हमने, तो हमें उनको बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट देना पड़ा 18.6% का। ये भी हमारे लिए खर्चा ही है, एक कॉस्ट है। और दूसरी कॉस्ट कौन सी है? ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट की। हम दो कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी लोअर कॉस्ट है, तो डिस्काउंट का बेनिफिट देना लोअर कॉस्ट है। एज दैट इज द चीपर वे टू इंक्रीज कैश, डिस्काउंट के थ्रू कैश रेज करना चीपर है। ये पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे 20% डिस्काउंट देते थे, सॉरी इंटरेस्ट देते थे। अब हम अर्ली सेटलमेंट के लिए कस्टमर को 18.6% का डिस्काउंट देंगे, तो 1.4% हमारी सेविंग हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम डिस्काउंट का बेनिफिट कस्टमर को दे दें। मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हम अपने रिसीवेबल्स को फाइनेंस करवा रहे थे बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू, जिसके ऊपर हम 20% इंटरेस्ट दे रहे थे। अब हमने कहा कि हम पैसे जल्दी रिसीव करते हैं कस्टमर से और उनको 3% डिस्काउंट देते हैं। इस डिस्काउंट के बेनिफिट को हमने एनुअलाइज कर लिया। एनुअलाइज किया तो 18.6% आ गया। है हमारे दो खर्चे, एक खर्चा जो करंटली हम कर रहे हैं 20%, दूसरा खर्चा जो हम करना चाहते हैं 18.6%। लेकिन ये दोनों खर्चे एक साथ नहीं करने, इनमें से एक करना है। तो हम जो लोअर खर्चा होगा उसे चूज करेंगे। तो लोअर खर्चा ये है कि हम एनुअलाइज डिस्काउंट 18.6% अपने क्रेडिट कस्टमर्स को दे दें, ताकि वो हमें 3 महीने की जगह 1 महीने में पेमेंट करें, 2 महीने पहले जल्दी हमें कैश रिसीव हो जाए। In fact, working out the effective discount is not usually the best approach. इसके बाद आता है जी क्वेश्चन टू कंसिडर डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। A company has an annual credit sales of $9 million and on average customer pay after 2 months. The company is considering offering a 5% discount for payment made within 1 month of the invoice being sent. अभी वो 2 महीने लेते हैं, अब हम उन्हें कह रहे हैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दो और 5% डिस्काउंट ले लो। It is estimated that 70% of the customers will take the discount. इसका मतलब बाकी के 30% will not take discount benefit और वो 2 महीने में ही पेमेंट करेंगे। कंपनी pays 8% on its overdraft, ये इंटरेस्ट आ गया। Is the change in current policy worthwhile? Note, assume that volume of sales will be unaffected by the discount. Sales को इफेक्ट नहीं होता। अर्ली सेटलमेंट की वजह से, अर्ली पैसे लेने की वजह से रिसीवेबल्स कम होते हैं और आपको उसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ता है सेल्स के ऊपर। $9 million average payment after 2 months. Consider 5% discount for payment made within 1 month. 70% of the customers will take discount. 30% will not take discount. Overdraft rate is 8%. करंट रिसीवेबल्स, अभी वो 2 महीने का टाइम लेते हैं, तो क्रेडिट सेल्स इंटू टी डिवाइडेड बाई 12, ये जो हमने क्रेडिट डेज का या क्रेडिट टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। 2 महीने हमारे पास अवेलेबल हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हमारे पास अवेलेबल है, रिसीवेबल्स एक्स है जो हमने फाइंड आउट करना है, क्रेडिट सेल्स हमारी 9 मिलियन की है, इनटू 12 हमने कर दिया मंथ्स। वैसे हम लिखते हैं 365 डेज, लेकिन अगर यहाँ पर भी डेज होते, अब डेज नहीं है तो हमने महीने यूज कर लिए। फिर हमने इसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके हमने क्या किया कि हमने कहा कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो 9 मिलियन के साथ, और 12 यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्स, और वो एक्स क्या है, वो है करंट रिसीवेबल्स। करंट रिसीवेबल्स है जी 1.5 मिलियन के। न्यू रिसीवेबल्स आपके पास कितने होंगे, न्यू रिसीवेबल्स होंगे 9 मिलियन में से 70% लोग ये डिस्काउंट का बेनिफिट लेंगे, और वो हमें 1 महीने में पेमेंट कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 9 मिलियन हमारी टोटल सेल्स है, उसमें से 70% लोग हमें 1 महीने में पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,25,000 हमारे पास डॉलर आ जाएंगे उन रिसीवेबल्स के जो 1 महीने में पेमेंट करेंगे। अब बाकी 9 मिलियन में से 30% हमें 2 महीने में पे करेंगे, और वो अमाउंट कितनी आ जाएगी, वो अमाउंट आ जाएगी 4,50,000 की। तो टोटल कितने बने, टोटल 9,75,000 डॉलर बन गए। डिक्रीज इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। अब कैसे कि आपने 15 लाख में से माइनस ये किया, तो जो बैलेंस आ गया वो रिडक्शन इन रिसीवेबल्स आ गया। अभी मैंने आपसे कहा कि रिसीवेबल्स कहाँ से फाइनेंस होते हैं, रिसीवेबल्स फाइनेंस होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट से। तो जब आपने अपने रिसीवेबल्स कम कर दिए तो इसका मतलब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया। जब बैंक ओवरड्राफ्ट कम होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये एक सेविंग हमारी अराइज हो गई $42,000 की। लेकिन इस सेविंग को कमाने के लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। $9 मिलियन के पर 70% कस्टमर डिस्काउंट लेंगे, और 5% हम उन्हें डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो 9 मिलियन का 70% इंटू 5% डिस्काउंट 3,15,000 डॉलर बनता है। $42,000 की या $42,000 की सेविंग कमाने के लिए 3,15,000 की कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। तो ये कहीं से भी एक वायबल डिसीजन नहीं है कि हम अपना $42,000 का या $42,000 का इंटरेस्ट सेव करने के लिए 3,15,000 डॉलर की कॉस्ट लें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस ऑफर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव द डिस्काउंट। इसके बाद जी मजीद हमारे पास मैनेजिंग रिसीवेबल्स में आता है, समटाइम्स ऑफरिंग डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स माइट अफेक्ट सेल्स। फॉर एग्जांपल लॉन्गर क्रेडिट वुड अट्रैक्ट कस्टमर्स, अगेन नेचर ऑफ बिजनेस और हमारा अपना साइज ऑफ बिजनेस। अगर तो हमारा साइज ऑफ बिजनेस इतना बड़ा है और हमारे बिजनेस की कैपेसिटी इतनी है कि हम टाइम क्रेडिट टाइम पीरियड ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं, और हम अपने सप्लायर से निगोशिएट करके अपना पेमेंट टाइम पीरियड भी बढ़वा सकते हैं, तो फिर हमें ये कर लेना चाहिए। अब और अगर हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे बिजनेस की सेल्स में और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगी। बैड डेट्स यूजुअली लॉन्गर क्रेडिट इंक्रीजेस बैड डेट्स। जितना आपने देर से पैसे रिसीव करने हैं उसके में डेफिनेटली आप प्रॉफिट मार्जिन भी अपना हाई रखेंगे, अपने सप्लायर से टर्म्स निगोशिएट करके अपना टाइम पीरियड भी पेमेंट का बढ़वा लेंगे। लेकिन जितने देर से पैसे आने होते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और पेमेंट के स्लो होने के, और बहुत सारे कस्टमर्स या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कस्टमर्स के पैसे ना देने के या पूरे पैसे ना देने के। 70, 80, 90% पे कर दिया, किसी ने 5% में दिया, किसी ने 10% में दिया, किसी का 15% पेंडिंग है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गई है अमाउंट की, और इस तरह के फिर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। Calculation can then become a little more complex, but the principle is the same. Compare the actual cost of change in cash flows with the cost of finance.
अब आप अगर ऐसा करने के लिए जाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए जाएंगे, कस्टमर ट्रैक करने के लिए, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? रिसीवेबल्स फाइनेंस होंगे किससे? बैंक ओवरड्राफ्ट से। और उस बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर तो आप समझते हैं कि आप इतना कस्टमर अट्रैक्ट कर लेंगे और उससे इतना प्रॉफिट आप कमा लेंगे कि आप इस बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट को इजीली पे कर सकते हैं, फिर तो आप इस काम को कर लेंगे, कर लेना चाहिए, अदरवाइज नॉट। इसके बाद आता है कि चेंज इन क्रेडिट टर्म्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज एन एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ $12 million। करंट क्रेडिट टर्म्स एक महीना है। बैड डेट्स आर 2% ऑफ द सेल्स। Proposed credit terms is equal to 2 months and this should increase sales by 25%। अभी एक महीना है, वो कह रहे हैं इसको बढ़ा के दो कर दें तो सेल्स 12 मिलियन से बढ़ के बढ़ जाएंगी और 25% का इंक्रीज आएगा। और अभी बैड डेट्स 2% ऑफ द सेल्स में, फिर बैड डेट्स 3% हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 30% है। अभी आप 30% कमाते हैं सेल्स का, अभी 12 मिलियन का 30% कमा रहे हैं, फिर जो भी रिवाइज सेल्स आएगी उसका 30% कमाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 30% है और कॉस्ट टू फाइनेंस मींस बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट 15% है। इज द चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी वर्थवाइल? तो हम देख लेते हैं जी इन कैलकुलेशंस को। इंक्रीज इन सेल्स, पहले 12 मिलियन की सेल्स हैं, अब 25% का इंक्रीज है, तो ये 3 मिलियन हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल अमाउंट ले ली, एडिशनल अमाउंट ले ली कि एडिशनल 3 लाख आएगा। इस 3 लाख के ऊपर एडिशनल कंट्रीब्यूशन 30%, 9 लाख आएगा। 12 लाख को इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि वो तो हम अभी कमा रहे हैं, हमने इंक्रीमेंटल नेट गेन और लॉस देखना है कि एडिशनल नेट गेन और लॉस कितना आएगा। इंक्रीज इन बैड डेट्स, पहले अब आपकी 15 लाख सेल्स हो जाएंगी, 12 लाख आपकी पुरानी सेल्स थी, सॉरी 12 मिलियन, और अब आपकी 3 मिलियन ऐड होगी तो 15 मिलियन की सेल्स हो गई हैं। इस 15 मिलियन के ऊपर 3% का बैड डेट्स होगा, तो 15 मिलियन के ऊपर 3% का जो बैड डेट्स है वो 4,50,000 है। पहले आप 12 मिलियन के ऊपर 2% का बैड डेट्स बियर कर रहे थे जो कि 2,40,000 है। आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन 9 लाख कमाने के लिए 2,10,000 का एडिशनल बैड डेट्स भी बियर करना पड़ेगा। ये एडिशनल बैड डेट्स है। 2,40,000 तक तो हम अभी भी बियर कर रहे हैं, 12 लाख वो 12 मिलियन की सेल्स पर उसका 2%, अब 15 मिलियन की सेल्स का 3% 4.5 लाख बन जाएगा, तो एक एडिशनल कॉस्ट ये भी अराइज हो जाएगी। तो नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल जो है प्रॉफिट वो आ जाएगा 6,90,000 का। प्रोपोज रिसीवेबल्स, अब आप कह रहे हैं कि मैं 15 मिलियन जो है जब सेल्स करूंगा तो पहले एक महीने में पैसे लेता था लेकिन अब 2 महीने में रिसीव करूंगा, तो 2.5 मिलियन के रिसीवेबल्स आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि रिसीवेबल डेज का फार्मूला फॉलो करके 2 = x डिवाइडेड बाय 15 मिलियन क्रेडिट सेल्स इनटू 12। पहले हम क्या करते थे, पहले एक महीने में रिसीव करते थे तो वन लेफ्ट हैंड साइड पे था, इज इक्वल टू हमने महीने वाले जो रिसीवेबल्स थे x डिवाइडेड बाय 12 मिलियन इंटू 12 मंथ्स कर दिया, तो 1 मिलियन आ गया हमारे पास। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 2.5 मिलियन थे प्रपोज, करंट है 1 मिलियन, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल आ गया हमारा 1.5 मिलियन का। ये जो रिसीवेबल्स हमारे बड़े हैं ये कहाँ से फाइनेंस होंगे? ये हमारा एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग द इंक्रीज इन रिसीवेबल, ये फाइनेंस होंगे बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पे से, जो कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्वेश्चन में बताई हुई है 2,25,000 की। अभी तक का इंक्रीज इन प्रॉफिट आया था 6,90,000। अब आप इस 6,90,000 में से मजीद अगर माइनस कर दें 2,25,000 को भी, तो आपके पास फिर भी बेनिफिट आ जाएगा।
4,65,000 का। तो वो नीचे क्या कह रहा है जी कि प्रपोजल इज वर्थ वाइल एज 690,000 इज ग्रेटर देन 225,000। ये प्रपोजल आपके लिए वर्थ वाइल है कि आपके 6,90,000 रुपये आप कमा रहे हैं, उसमें से दो 25,25,000 भी माइनस कर दें तो 4,65,000 आपको फिर भी प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये 2,25,000 क्या है, ये एडिशनल बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट है जो कि आपको एडिशनल रिसीवेबल्स की वजह से पे करना पड़ेगा। पुराने रिसीवेबल्स तो थे 1 मिलियन के, उनके ऊपर तो 15% दे रहे हैं, नए हो जाएंगे 2.5 के, तो जो एडिशनल है सिर्फ उसको लिया। और यहाँ पर हमने सारा एडिशनल बेनिफिट सिर्फ लिया कि एडिशनल सेल्स 3 मिलियन है, उसके ऊपर एडिशनल कंट्रीब्यूशन 9 लाख है, उसमें से 2,10,000 का एडिशनल बैड डेट्स माइनस होगा, उसमें से एडिशनल जो है वो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा एडिशनल रिसीवेबल्स पर। तो हमारे पास बेनिफिट अगर 4,65,000 आ रहा है तो ये डिसीजन जो है वो कंपनी के लिए वर्थ वाइल है।